ये हिंदी का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में काल को हमने कवर किया हुआ था। आज वर्णमाला को कवर करेंगे। देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की कितनी संख्या है। वर्डों की संख्या 52 है, स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। स्वर की संख्या देखें तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। इस तरह से टोटल मिलाकर 11 हो गए हैं। व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन जो है इनकी जो संख्या है वो 33 है। अब यहाँ पे देखें कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो उन्हें अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यारा लावा इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। छत, त्रंग, ज्ञ और श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बने हुए हैं। ड और ढ ये उच्छिष्ट व्यंजन है या इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अंग और आह ये अयोग वा हैं। अब देखेंगे कि जो संयुक्त व्यंजन थे वो किस से मिलकर बने हुए हैं। जो छत्र है ये क और मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है। त्र जो है ये त और र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और इया से मिलकर बना है और श जो है ये श और रा से मिलकर बना हुआ है। तालव्य श है यहाँ पे। अंग जो है ये अनुस्वार है और आह जो है ये विसर्ग है। अब देखेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, लेकिन वर्णमाला के अनुसार जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और इनकी संख्या जो है वो 52 है। या दो प्रकार की होती हैं। वर्णमाला दो तरह के हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और जिसकी 10 मात्राएं हैं। आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। हिंदी के सभी स्वर वर्ण जो हैं ये सब सघोष हैं, अतः स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, जो स्वर होते हैं वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन की जो संख्या है वो 33 है। देखिए अब क्या ध्वनि क्या होता है। ध्वनि शब्दों का आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। छोटा आ, छोटी ऊ आदि वर्ण जब मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण एक से अधिक ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके से होता है। जैसे क, ख, ग ये सब वर्ण हैं। क जो है क और आ से मिलकर बना है। ख और आ से। तो यहाँ पर देखें कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन में स्वर छिपा रहता है क्योंकि व्यंजन का जो उच्चारण किया जाता है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब देखेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री ये चारों जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ ये सब दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से 2 गुना समय लगता है और ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। अब देखेंगे अनुनासिक किसे कहते हैं। ऐसा स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन इनका उच्चारण जो हो रहा है वो नाक और मुंह दोनों से हो रहा है, इसी वजह से इनको अनुनासिक कहते हैं।
नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ होता है सदा अनुसरण करने वाला। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है, जबकि अनुस्वार में केवल जो हवा होती है नाक से ही निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर, रंग आदि। अब नेक्स्ट देखेंगे कि विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है और इनका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे दुख, प्रातः, तो लास्ट में हा आ रहा है या बीच में दुख ऐसा आ रहा है, हा का यहाँ उच्चारण हो रहा है। हिंदी में इनका अभाव होता जा रहा है, किंतु हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं उनमें इनका प्रयोग होता है, जैसे स्वतः, प्रातः, दुख, ये सब क्या है, यहाँ पर जो विसर्ग है लास्ट में लगा हुआ चिन्ह उसे विसर्ग बोलते हैं। अब हम यहाँ पर वर्णमाला को पूरी तरह से वर्गीकृत करके समझेंगे कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। सबसे पहले स्वर को समझेंगे डिटेल में, उसके बाद व्यंजन को। तो स्वर जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है व्युत्पन्न स्वर। मूल स्वर जो होते हैं ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री है, जबकि जो व्युत्पन्न स्वर है इसको आगे चल के फिर से दो भागों में ही बांटा गया है। एक है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर जो है इसमें ए, ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए और ए ये आ और ई से मिलकर बना हुआ है, और ओ और औ जो है ये आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर दो व्यंजन से मिलकर ये बने हुए हैं, इसी वजह से इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हैं। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं या गुरु स्वर। और प्लुत स्वर तीसरा है जिसमें ओम आता है। तो मात्रा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद देखेंगे जीवा के प्रयोग के आधार पर। मतलब है कि यहाँ पे जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गों स्वर का जो विभाजन किया गया है वो है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के आगे भाग से किया जाता है, जैसे ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। मध्य स्वर में यहाँ पर छोटा आ होगा। देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है कि बड़ा आ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटा आ होगा। जबकि जो पश्च स्वर है यहाँ पर बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। यहाँ मध्य स्वर में छोटा आ होगा, बड़ा नहीं होगा, जबकि ये जो पश्च स्वर है यहाँ पर बड़ा आ होगा। देखिएगा यहाँ जो पश्च स्वर है यहाँ पर बड़ा आ होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ है। और उसके बाद अब इसके बाद देखेंगे स्वर के उच्चारण। मुख की आकृति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। तो विवृत स्वर जो है इसमें बड़ा आ आएगा। विवृत में मुंह पूरा खुला रहता है। अर्धविवृत स्वर इसमें छोटा आ, ए और औ आएगा। इसमें जो मुंह होता है आधा बंद रहता है।
समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ आएगा। इसमें जो मुंह होता है वो पूरी तरह से बंद होता है और अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ आएगा इसमें। फिर उसके बाद है उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आ कंठ से, ई तालु से, उ होस्ट से, री मूर्धा से, ए कंठ तालु और ओ कंठ ओष्ठ है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वृत्तमुखी है और आवृतमुखी है। वृत्तमुखी का मतलब है कि जब इनका उच्चारण किया जाएगा तो ओष्ठ जो है एकदम उसकी आकृति गोल हो जाएगी, जैसे उ ओ औ। बाकी सब जितने बचे हुए हैं उनको उ ओ औ को छोड़कर ये सब आवृतमुखी में आएंगे, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ए। अब देखेंगे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थान की दृष्टि से और उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से। सबसे पहले उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम व्यंजन को देखेंगे। कंठ में क, ख, ग, घ और ह आएगा। क वर्ग जो है, क वर्ग और ह कंठ से, च वर्ग और तालव्य श और य ये तालु से, ट वर्ग रा और मूर्धन्य श ये मूर्धा से, ता वर्ग और ला और दंत सा ये दंत से, होष्ठ से पा वर्ग और दंत होष्ठ से व और फ है। देखिए अगर ऐसे याद नहीं हो पा रहा है तो कैसे करेंगे। कंठ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, संस्कृत में एक वर्ड है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क वर्ग और ह जो आएगा ये कंठ से है। अगर आपको ये नहीं याद हो पा रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए कि क वर्ग कंठ से है। सबसे पीछे क्या होता है, कंठ होता है, तो क वर्ग कंठ से, उसके बाद उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तालु है, तो च वर्ग तालु से, उसका थोड़ा सा और आगे आते हैं तो तालु के बाद एक खुरदुरा सा स्थान होता है दांत के पीछे, उसे मूर्धा बोलते हैं। तो हम जो ट वर्ग का उच्चारण करते हैं वो मूर्धा से करते हैं। उसके बाद मूर्धा के और आगे आएंगे तो यहाँ पे दंत आ जाता है, तो ता वर्ग का उच्चारण दंत से करते हैं। और दंत के और आगे आएंगे तो होठ आ जाता है या होठ आता है, तो पा वर्ग का उच्चारण होठ से करते हैं और व और फ का दंत होष्ठी से करते हैं। अब ऐसे याद रखना है कि य र ल का उच्चारण स्थान कैसे याद रखें, तो तालु से स्टार्ट करें। य र लावा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो य का उच्चारण स्थान तालु हो गया, र का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। पीछे से आगे की तरफ आना है। या का उच्चारण स्थान अंतस्थ व्यंजन में या का उच्चारण स्थान तालु, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु के आगे आएंगे तो मूर्धा, फिर ला का उच्चारण स्थान दंत है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि व जो है वो होष्ठ में ना आकर दंत होष्ठ में आएगा, क्योंकि व को जब बोलते हैं तो दांत और होंठ दोनों का यूज किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से वो दंत होष्ठ में आएगा। और ये जो स है तो इसको तालव्य शाही बोलते हैं, और ये वाला जो सा है षटकोण वाला सा, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, और जो सरौता वाला सा है इसको दंत शाही बोलते हैं। फिर उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी के व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे तो श्वास की मात्रा के आधार पर, फिर उसके बाद है श्वास के कंपन के आधार पर, फिर उसके बाद है जीभ तथा अन्य अवयवों के श्वास के अवरोध के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि श्वास की मात्रा के आधार पर कितने भागों में से बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण में 1, 3, 5, 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण। ऐसे इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद करेंगे कि अ से अल्प प्राण, अ से 1, 3, 5, अ से अंतस्थ।
तो ये सब क्या हो जाएगा, अल्प प्राण में इतने व्यंजन आ जाएंगे। बाकी 1, 3, 5, 1, 3, 5 का मतलब है कि जो व्यंजन है, व्यंजन का पहला वर्ड, फिर उसके बाद तीसरा वर्ड, उसके बाद पांचवा वर्ड, और अंतस्थ व्यंजन में य, र, लावा, ये सब अल्प प्राण में आएंगे। फिर महाप्राण इनको छोड़कर 1, 3, 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर 2 और 4 बचता है। क के बाद ख जो है वो महाप्राण में आएगा, और ग के बाद घ जो है वो भी महाप्राण में आएगा। इसमें महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ड ग और घ हो गया, और ऊष्म व्यंजन। तो अल्प प्राण में 1, 3, 5, अ से अल्प प्राण, अ से 1, 3, 5, अ से अंतस्थ, और महाप्राण में 2 और 4 दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आएंगे। श्वास के कंपन के आधार पर देखें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अघोष में पहला वर्ड और दूसरा वर्ड आता है, और साथ में ऊष्म व्यंजन आते हैं, जहाँ पर कंपन ज़्यादा होती है, श्वास की कंपन ज़्यादा होती है। जैसे क और ख, पहला और दूसरा वर्ड 1 और 2 ये अघोष में आएंगे, और ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन स, ख, श, ह इसमें नहीं आएगा, ह जो है वो सघोष में आएगा। तो पहला और दूसरा वर्ड और ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़कर ये सब किस में आएंगे, अघोष में, और तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड, और साथ में अंतस्थ व्यंजन और ह ये सघोष में आएगा। अब आगे देखेंगे जीव तथा अन्य अवयवों के श्वास के अवरोध के आधार पर हिंदी व्यंजन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखें, इसको स्पर्श व्यंजन में बांटा गया है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी वर्ड हैं ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। य, र, लावा ये अंतस्थ व्यंजन है। स, ख, स, ह, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग, ज्ञ, श ये संयुक्त व्यंजन। नासिका जो पंचमा अक्षर हैं, लास्ट के जितने भी अक्षर हैं हर वर्ग का, अंगा, इया, आड़ा, न, म ये सब नासिका से बोले जाते हैं। लुंठित या प्रकंपित जो वर्ड है वो र है, पार्श्विक जो है वो ल है। देखिए, पार्श्विक और लुंठित में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पार्श्विक में र आ रहा है, जिसमें र आ रहा है उसमें ल होगा, और लुंठित में ल आ रहा है तो इसका जो व्यंजन होगा वो र होगा। जस्ट अपोजिट करके इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। लुंठित में र है और पार्श्विक में ल है। उच्छिष्ट में ड और ढ है। अर्ध स्वर या और व है, ना तो ये पूरी तरह से स्वर है या ना तो ये पूरी तरह से व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज और झा आते हैं। अब इसको एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अनुस्वार और विसर्ग है ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसीलिए व्यंजन भी हैं। इन दोनों ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। ये जो अनुस्वार और विसर्ग है इसको आयोगवाह कहते हैं, ये पहले ही आपको बता चुके हैं। आयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। निरुनासिक क्या होता है, जो ध्वनियाँ केवल मुख से बोले जाते हैं उन्हें निरुनासिक कहा जाता है। जैसे इधर, उधर, इन यहाँ पर नाक का कोई यूज नहीं किया जा रहा है, मतलब नाक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मुंह से बोले जा रहे हैं, इसी वजह से इसे निरुनासिक कहा जाता है। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। अभी हम आपको क्लासिफिकेशन वहाँ पर जब वर्गीकरण किए हुए थे स्वर का तो बताए थे कि अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। छोटी ई,
बड़ी ई, ए और ए। फिर मध्य स्वर है तो मध्य स्वर में छोटा आ आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य भाग कार्य करता है, तो जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, तो वो मध्य स्वर होते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। विवृत स्वर क्या होता है? विवृत का अर्थ है खुला हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है उन्हें विवृत कहते हैं। ये बड़ा आ है। इसको हम आपको क्लासिफिकेशन जब बताए थे कि मुख की आकृति के आधार पर जो बांटा गया है विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, तो उसमें आपको यहाँ पे बताए हुए थे। फिर नेक्स्ट है अर्धविवृत। अर्धविवृत में वो स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार आधा खुला रहता है वो अर्धविवृत होते हैं, जैसे बड़ा आ, ए और औ। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है परंतु ऐसा बंद नहीं रहता कि उच्चारण ही ना हो सके, अर्थात मुंह द्वार जो होता है वो सकरा रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। देखिएगा यहाँ पे जो अर्धविवृत स्वर है इसमें बड़ा आ ना होके यहाँ पे छोटा आ होगा, क्योंकि जो बड़ा आ होता है वो विवृत स्वर होते हैं, अर्धविवृत नहीं होता है। तो ये जो है ये गलत है और छोटा आ सही है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे अर्धसंवृत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख द्वार अर्ध सकरा हो जाता है उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं, जैसे ए और ओ। इसके बाद है हम आपको होठ की आकृति के आधार पर बताए थे, तो होठ की आकृति के आधार पर वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी थे। तो जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में होठ का आकार एकदम गोल हो जाता है उसे वृत्तामुखी स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ और औ। और अवृत्तामुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर किसी अन्य आकार में खुले उन्हें अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, ए और ऋषि। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए हैं, वर्गों में विभक्त हैं। क से लेकर माँ तक के 25 वर्ड को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है। क से लेकर माँ तक है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है। इनके कुल 5 वर्ड हैं, मतलब हर वर्ग में 5 वर्ड है और प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग के प्रथम वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कंठ ध्वनियाँ क्या हैं। जिन वर्गों के उच्चारण में कंठ स्पर्श होता है उसे कंठ ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, ग, घ, अंग और हा। तालव्य ध्वनियाँ हैं ई, चा वर्ग और या और शा। मूर्धन्य में री, टा वर्ग और दंत में दंत सा, ता वर्ग। यहाँ पर ता नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर ता भी होगा। ता नहीं लिखा हुआ, ता, थ, द, ध, न और उसके बाद यहाँ पर ला और शा। ये ये दंत सा है और यहाँ पर ला भी होगा, ये ला लिखा हुआ है। यहाँ पर जो व लिखा हुआ है ये व यहाँ पर नहीं होगा। व का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होस्ट होता है। यहाँ पर जो मूर्धा है इसमें जो है री, टा वर्ग और साथ में यहाँ पे रा भी आएगा। रा का उच्चारण स्थान भी मूर्धन होता है।
अब देखेंगे कि यहाँ पे होस्ट, जिन वर्गों के उच्चारण में दोनों होठों का प्रयोग होता है उसे होस्ट ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे उ और पा वर्ग। दंत होस्ट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर के दांत नीचे के होठ प्रयोग हो उसे दंत होस्ट कहते हैं, जैसे व और फ। कंठतालु, कंठतालु में ए और ए है, जिनमें कंठ और तालु का प्रयोग किया जाता है। और कंठ होस्ट, जिसमें कंठ और होठ का प्रयोग किया जाता है, वो ओ और औ है। अब देखेंगे कि जो कंपन की दृष्टि से व्यंजनों का विभाजन किया गया था उसमें सघोष और अघोष पड़े हुए, तो सबसे पहले सघोष देख लेते हैं। सघोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है, और साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, लावा और हा जबकि ऊष्म व्यंजन है लेकिन हा जो है वो सघोष में आएगा। ये सब सघोष में आएंगे। और अघोष में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं, जैसे वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड और साथ में ऊष्म व्यंजन, लेकिन ऊष्म व्यंजन में हा यहाँ पे नहीं होगा। हा जो है उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर वो सघोष ध्वनियाँ हैं, जबकि स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स ये अघोष ध्वनियाँ हैं। इसमें पहला वर्ड आएगा और दूसरा वर्ड, जैसे क और खा, और यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आएगा, जैसे ग, घ और अंगा। अल्पप्राण, तो अभी हम देखे थे श्वास की मात्रा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया था, एक अल्पप्राण था, दूसरा महाप्राण था। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। और इसमें जो वर्ड आते हैं वो तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आता है। हम आपको जब वहाँ पे वर्गीकृत किए थे तो बताए थे आ से अल्पप्राण और आ से 1, 3, 5, और अल्पप्राण उसमें अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आएंगे। आ से अल्पप्राण, आ से 1, 3, 5 और अ से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, लावा, ये सब अल्पप्राण की ध्वनियाँ हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनियाँ निकले उसे महाप्राण कहते हैं, जैसे वर्ग का दूसरा, चौथा। तो यहाँ पर 1, 3 और 5 है, और यहाँ पर 2 और 4 दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड है। तो अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन है और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन है। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो ध्वनि मुख के भीतर से निकले उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, ये 4 ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजन हैं। ये स्वर तंत्रियों में कहीं भी पूर्ण नहीं करते। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त का अर्थ है ऊपर की ओर फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर एकदम नीचे गिरती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें ड और ढ आएगा। अर्धस्वर, जो ध्वनि कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, ये अर्धस्वर माने जाते हैं, जैसे य और व। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण अवयव पहले क्रमशः ई और उ की स्थिति में होता है और बाद में व्यंजन की स्थिति में, इसीलिए य और व को अर्धस्वर कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। पार्श्व का अर्थ है बगल या दोनों ओर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम जीभ के दोनों पार्श्वों से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ल है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में घर्षण या रगड़ से और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे
वो व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और हा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर उच्चारित हो, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण अवयव की नोक में वायु के प्रवाह से कम होता है, इसलिए र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। नसिका, हिंदी में नसिका वर्णों की संख्या 5 है। अंगा, इया, अड़ा, न, म। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं और इन वर्णों का प्रयोग अधिकांशतः अनुस्वार लगा के करते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है तो वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। छत्र, ज्ञ और शा भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि छत्र जो है क और मूर्धन सा से मिलकर बना है, त्र, त और रा से, ज्ञ, ज और इया से, श, तालव्य श और रा से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।